अस्सलाम वालेकुम जी। वसीम मलिक और मरियम नवाज़ खान आपको कमरा अदालत नंबर 1 में खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी डेवलपमेंट्स का दिन है क्योंकि आइनी तरमीम का चर्चा था और अभी आइनी तरमीम आई ही नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक वाज़ेह पैगाम आज के रोज़ ज़रूर आ चुका है। उन आज़ाद लोगों पर, 41 आज़ाद लोगों पर जिन पर वफाकी हुकूमत नज़र जमाए बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज के रोज़ उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है। तो उस हवाले से आज के कमरा अदालत नंबर 1 में हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये 4 सफ़ों की वजाहत क्या है और आज के दिन खसूसन जब ये आइनी तरमीम का चर्चा था तो इस दौरान, इस टाइम स्पैन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये पैगाम किस जानिब इशारा करता है और इसके बावजूद भी अगर वफाकी हुकूमत कोई मुमकिन आइनी तरमीम करती है तो वो स्ट्राइक डाउन होगी और अगर होगी तो किन नुकात पे होगी और माजी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बजाते खुद इस हवाले से क्या फरमा चुके हैं। तो मरियम, सबसे पहले तो आज ये जो एक 4 सफ़ाती वज़ाहत जारी हुई है, इसमें क्या कहा गया और इलेक्शन कमीशन ने क्या इसमें मांगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जैसे ही ये फैसला आया था, सबसे पहले तो आपको याद हो 12 जुलाई को फैसला आया, 3 दिन बाद मौजूदा हुकूमत में जो मरकजी जमात है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने नजरसानी दायर कर दी और उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन आया वजाहत के साथ, जबकि पहले इलेक्शन कमीशन फैसले के अगले ही रोज़ कह चुका था कि हम इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे, और उस अपने ऐलान के बाद उन्होंने वजाहत दायर की और उस वजाहत में उन्होंने कहा, ये वो वजाहत ही बजाते खुद इतनी कन्फ्यूज्ड और इतनी मुबहम, और उसे आप यही कह सकते हैं कि वो मज़क्का खेज थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने मांगी गई थी, कमीशन ने मांगी थी कि हम 39 कैंडिडेट्स को तो कर चुके डिक्लेयर, वो 39 कैंडिडेट्स जिनको चीफ जस्टिस काजी फैज़, जिनको जस्टिस जमाल मंदोखेल भी मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन 41 कैंडिडेट्स यानी 41 कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम उनको कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करें डिक्लेयर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई बुनियादी ढांचा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सामने उनका इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज हुआ पड़ा है। आज इन सारे सवालों के ऊपर बड़ा ही तसल्ली बख्श जवाब आया इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये जवाब इस टाइम पर आना, सिर्फ इतनी सी बात कर लेती हूँ फिर उस फैसले के नकात पे जाते हैं कि इस टाइम पे जिस वक्त 1 घंटे बाद शायद इजलास शुरू होने लगा था, बल्कि इजलास शुरू हो चुका था, उस वक्त आईनी तरमीम पेश होना थी। आज के एजेंडे में तो कुछ नहीं था, लेकिन चह गोइयाँ ये भी हो रही थी वफाकी दारुल हुकूमत में कि सप्लीमेंट्री एक एजेंडा आएगा इजलास का और उसके अंदर आईनी तरमीम होगी। दूसरी जानिब जो हुकूमती लीगल टीम थी वो आईनी तरमीम से बिल्कुल ही लायल थी, मतलब वो या तो उनको पता नहीं है या फिर वो कहीं और से आईनी तरमीम आ रही है। पर खैर, अब जो फैसला आया है, इस फैसले के अंदर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये 8 जजेस हैं, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह उनको हेड कर रहे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस अतर मनिल्ला हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस इरफान सादत हैं। इन सारे जजेस ने, 8 जजेस ने, जस्टिस शाहिद वहीद भी हैं, इन 8 जजेस ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये वजाहत सुप्रीम कोर्ट से मांगना है, ये बतौर खुद भी जो है वो एक तरह से बनता नहीं था, ये उनकी गलती है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे सामने वजाहत की दरख्वास्त दायर की और उस वजाहत की दरख्वास्त के जवाब में, इलेक्शन कमीशन के जवाब में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उज़ैर बिंडारी के नहीं, वैसे आप माज़रत के साथ बड़ा ड्रैग कर रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्जैक्ट 8 जजेस के इन वजाहत के बाद जो वन लाइनर है वो हम ज़रा डिस्कस कर लें। बैकग्राउंड से चल रही थी, चलें आप बैकग्राउंड से ज़रूर चलिएगा, मैं वजाहत से, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाज़रीन फिर गिला भी करते हैं कि वीडियो का जो टाइम स्पैन है वो ज़रा बढ़ जाता है। तो जनाब, वन लाइनर ये है कि उन 41 लोगों को जिनके ऊपर वफाकी हुकूमत नज़र जमाए बैठी थी, वफाकी हुकूमत उन 41,000 लोगों को देखकर उनके मुंह से राल टपक रही थी कि ये लोग जो हैं ये आईनी तरमीम में वोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है और साथ में जो वहाँ पर अल्फाज लिखे गए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे ये वाज़ेह इशारा मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैगाम क्या दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है, एज पर द पोजीशन सो डिटरमाइंड the said returned candidate were and the returned candidate of Pakistan Tehreek Insaf and the member of parliamentary party of PTI in the national and provincial assemblies concerned for all constitutional and legal purposes। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब क्या दिया है कि चाहे कोई कानून साजी हो या फिर आइनी तरमीम हो, ये 41 जो लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की हिदायत मानने के पाबंद हैं, और अगर इन्होंने डिफेक्ट किया, अगर इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की तो इनके ऊपर आइन का आर्टिकल 63 लगेगा।
अब आप आ जाएं आगे। अब ये कि फैसले के जो अभी वजाहती एक तरह से ऑर्डर आया है, हुक्मनामा हम इसको कहेंगे, इसके अंदर ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त, बाकायदा इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट किया गया है कि उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त को दायर करके उन्होंने फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के आले के तौर पर इस दरख्वास्त को इस्तेमाल किया। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा गया है कि उन्होंने इस दरख्वास्त के ज़रिए ना सिर्फ फैसले में अमल दरामद में ताख़ीर करने की कोशिश की, बल्कि अदालती फैसले को हराने की भी कोशिश की। यानी सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा उनके फैसले पर अमल दरामद के बजाय उनको चैलेंज कर रहा है और उनको हराने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम आपसे ऊपर है। अब ये फैसला सिर्फ एक ट्रेलर है, जब मखसूस नशस्तों का तफसीली फैसला आएगा तो उसमें इलेक्शन कमीशन बाकायदा चार्जशीट होगा। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की वजाकती दरख्वास्त है उसके मेरिट्स पर जाते हुए, जिसकी वजह से मैं बैकग्राउंड बताई थी, साहब ने मुझे बताने नहीं दिया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दे दिया बैरिस्टर गौहर को, खुद इलेक्शन कमीशन अपने मुतअद्दिद नोटिफिकेशंस के जरिए सदर मान चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर ही की डिक्लेरेशन पे 39 कैंडिडेट्स को भी तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया, तो 41 कैंडिडेट्स पर आपको क्या एतराज़ है। फिर वो ये आते हैं जो इलेक्शन कमीशन की दायर वजाकती दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त के एक तरह से पोस्टमार्टम करने पे, और फिर वो कहते हैं कि अगर हम कानून के बुनियादी असूल को भी देखें, ये 8 जजेस कह रहे हैं, तो भी जो इलेक्शन कमीशन की दायर दरख्वास्त है वो हर सूरत गलत है। फिर वो कहते हैं कि अदालती फैसले को किसी सूरत भी काउंटर नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो ये भी कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया तो आइन और कानून में जो दर्ज एक्शन है वो लिया जाएगा। और आइन और कानून में दर्ज वसीम एक्शन सिंपल है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बतौर इदारा तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई इनिशिएट भी की जाती है तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बहुत बड़ा पैगाम होगा। अच्छा, तौहीन अदालत की कार्रवाई से बढ़कर मैं इस सारे मामले को मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में देखता हूँ, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन हुकाम के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती है सारे मामले में तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, और ये अगर इस फैसले में तफसीली जजमेंट में इस तरफ इशारा किया गया तो वो तौहीन अदालत की बजाय जो मिसकंडक्ट की कार्रवाई है उसी को इनिशिएट किया जाएगा। मगर मैं इस फैसले को एक और नज़र से देखता हूँ। बड़ा शोर डाला जा रहा था सोशल मीडिया पे, ये 41 लोग मादर पिदर आज़ाद हैं। आज बता दिया गया कि ये 41 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, वरना मैं ये समझता हूँ बड़ी माजरत के साथ, कल भी आप कह रही थी कि मैं थोड़ा सख्त जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरी इस मैं कमअकल शख्स हूँ, अगर या एक ऐसा इंसान जिसमें थोड़ी सी कोई सेंस है, अगर वो पैराग्राफ नंबर 8 पहले भी पढ़ता, और हम मुतादिद मरतबा अपनी वीडियोज़ में ये बात कर चुके हैं कि वहाँ कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन तस्दीकें करता फिरेगा, इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि तंजीमी ढांचा नहीं है। वहाँ लिखा हुआ था कि जब ये PTI या कोई भी सियासी जमात तस्दीक कर देगी, अपने उन लोगों को ऑन कर लेगी, तो वो लोग तसव्वुर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मगर क्योंकि वक्त का ज़िया किया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी की लिख दिया, ये सब कुछ वो लिख दिया। और दूसरा एंगल इस सारे मामले का, कल जस्टिस मुनीब अख्तर जब वॉकआउट कर चुके इजलास से, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद बड़ा जोर और शोर से ये बात डिस्कस थी कि जस्टिस मुनीब ने जस्टिस मंसूर का साथ छोड़ दिया, जस्टिस मंसूर ने जस्टिस मुनीब का साथ छोड़ दिया। और फिर आज पता चला कि वो 8 अक्सरियती जजेस, उन्होंने आज के रोज़ ये जो वजाहत जारी की है, ये वही 8 अक्सरियती जजेस हैं जो इस दौरान ये भी दावे सामने आए कि इनमें से मुतअद्दिद जजेस को तोड़ लिया गया है, ये जजेस रिव्यू में दूसरी साइड पे बैठे होंगे। उस दौरान भी हमने ये कहा कि ये जो दावे हैं सरासर गलत हैं, ख्वाहिशात पर मबनी जो खबरें हैं वो बताई जा रही हैं। तो 2 मैसेजिंग है इस एक के, एक तो आज इस सारे मामले में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये जो वजाहत जारी की गई है, पार्लियामान को वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया गया है कि आप अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के सिलसिले में अगर कोई भी आईनी तरमीम करने का सोच रहे हैं तो उस तरफ सोचें भी मत। और दूसरा ये भी पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस आज भी मुतहिद हैं, अपने उसी प्रिंसिपल स्टैंड पे कायम हैं, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन या फिर मुमकिन तौर पर कोई दूसरी एक्सटेंशन जिसमें चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार है, तो उसको आनी हाथों से, बल्कि वो उनके पास तो आनी हाथों के लिए हथौड़ा ही होता है जजेस के पास, तो उसी से ही निपटा जाएगा। देखिए, एक और जो गौरतलब बात है इस ऑर्डर के अंदर वो ये भी है कि 3 दफ़ा एक इस तरह इस्तेमाल की गई कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के जो हिस्सा है ऑर्डर्स का उसको कबूल कर रहा है, और जो उनको पसंद नहीं आ रहा उसको वो इग्नोर कर रहा है, और ये वो नहीं कर सकते। एक और बात ये अहम है कि बेसिक एक बुनियादी रूल होता है डिफेक्टो डिजूरे का, वो इसमें लिखा गया है कि जब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी ढांचा है इस वक्त, अभी वो किसी भी आईनी अदालत से ना ही कलअदम हुआ है ना ही ख़त्म हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अपील सुन रहे हैं एक और मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो इस वजह से आप उनको तख्तादार पर लटका दें कि भाई नहीं आपके तो अभी चैलेंज है, तो हम आपके कैंडिडेट्स या आपके जो उम्मीदवार अब जीत कर आगे आपके मेंबर्स उनको हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो ये बाकायदा मैं फिर कहूँगी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और अभी ये मुख्तसर है। जब तफसीली फैसला आना है मखसूस नशस्तों का तो वो पूरे इलेक्शंस के भी मुतालिक होगा, और शायद इसी खौफ की वजह से पार्लियामान ये तमाम तर इस्लाहात कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये फैसला तो चले आ गया, सुप्रीम कोर्ट का एक पैगाम आ गया, और बाकायदा इस वक्त जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है उसके अंदर हमने चीखें सुन ली हैं हुकूमती जो अहदेदार है उन सब की, वो 63A को हवाला बना रहे हैं। आपको याद होगा 63A एक मरतबा चीफ जस्टिस ने अभी की बात है मुकर्रर करने का कहा था, उसकी गुज़श्ता रोज़ भी हमारी कहीं बात हो रही थी, तो मुझसे पूछा गया कि ये 41 लोग आज़ाद हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुख्तसर हुक्मनामे का पैराग्राफ नंबर 8 जो है उस पर मैं बाद में आता हूँ। ये आज़ाद हैं या नहीं है, काजी फाजीज़ा साहब के एक इकदाम से पता चल जाता है कि ये आज़ाद नहीं है। अगर ये वाकई मादर पिदर आज़ाद होते तो चीफ जस्टिस काजी फाजीज़ा जिस रोज़ मखसूस नशिस्तों का रिव्यू बैठ कर लगाने के लिए कमेटी में ज़िद करते रहे छोटे बच्चे की तरह कि नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, बच्चे जैसे ज़िद नहीं करता, बाज़ औक़ात मुझे बड़ा तरस भी आता है कि जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं कि मुझे फ़लाँ खिलौना चाहिए, तो शायद आजकल चीफ जस्टिस काजी फाजीज़ा भी हर तरफ मुझे एक्सटेंशन चाहिए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए वाली ये जो बातें वो करते रहते होंगे। तो बहरहाल उन्होंने कोशिश की थी नाज़रीन 63A की तशरीह, इस मामले में मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, इससे मासूम बात मज़ीद इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। तो बहरहाल उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो 63A की तशरीह वाला मामला है इसको रिव्यू में लगाकर और इसको भी जल्द से जल्द क्या किया जाए, अंडू किया जाए फैसले को, ताकि अगर डिफेक्ट भी कोई करता है तो उसके ऊपर। ये बता देती हूँ कि 63A का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, 5 रुकनी बेंच था, उसमें ये कहा गया था अगर कोई अपनी पार्लियामानी पार्टी के अहकामात के खिलाफ जाके वोट देगा तो ना सिर्फ उस वोट शुमार नहीं होगा उस रुकन का, बल्कि जो वो रुकन है रुकने पार्लियामेंट वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा। और इसी की वजह से हुकूमत अभी जो इजलास भी चला आज उसके अंदर बार बार ये कहा गया वज़रा की जानिब से भी और नायब वज़ीर आज़म की जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कि ये हो ही नहीं सकता, जबकि वो अपनी जगह फैसला मौजूद भी है, उसकी तशरीह भी मौजूद है और उसको लगा के अभी अंडू नहीं किया गया, अंडू नहीं किया जा सका। तो इसका मतलब तो मैं यही समझ जाऊँ कि चीफ जस्टिस काजी फाजीज़ा कह रहे हैं कि चाहे लोटा करेसी का रास्ता खुल जाए, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाए, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग के लिए लोगों को डिफेक्ट कराने के लिए, लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग कराने के लिए उनके घरों की माँओं बहनों बेटियों को उठा लिया जाए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए और मैं एक्सटेंशन लेके। देखिए एक और जो इसमें अमल है वो ये भी है कि जो माजी में तनकीद करते थे जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर, जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर, वो भी आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का 63A का एक फैसला आया तो वही एक फैसला बीच में दीवार साबित हुआ इस तमाम तर हॉर्स ट्रेडिंग की, वरना इस वक्त तक हो चुकी होती आईनी तरमीम वसीम और मिल चुकी। और पंजाब असम्बली में उस वक्त हमने देखा था कि हमजा शहबाज PTI के वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हो गए थे और यहाँ पे भी अब PTI के वोटों से चीफ जस्टिस काजी फाजीज़ा एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। बात एक्सटेंशन की है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं आपको पार्लियामान की इस वक्त की नंबर गेम आपके सामने रख देता हूं। पार्लियामान की नंबर गेम में 214 लोग जो इस वक्त वफाकी हुकूमत दावा कर रही है कि ये उनके साथ हैं, उसकी बुनियादी वजह ये जो रीकाउंटिंग में चीफ जस्टिस काजी फाजीज़ा ने 3 नशिस्तें PTI से छीन कर मुस्लिम लीग नून को दी थी वो भी शामिल हैं, और इनमें 2 नशिस्तें ऐसी भी हैं जो लोग जीते और वो फिर आकर ये क्लेम करते हैं, उनमें से एक का ताल्लुक गुजरात से और एक का ताल्लुक क्वेटा से है, कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, एक को काफ लीग का और एक को नून लीग का डिक्लेयर कर दिया। और इनमें से जो क्वेटा वाले मेंबर कौमी असम्बली हैं जो क्लेम करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और इस डिफेक्शन वो इस आईनी तरमीम में वोट नहीं करेंगे, वो 8 सितंबर के जलसे में भी इस्लामाबाद में PTI के उसमें मौजूद थे। और उनमें एक मेंबर ऐसे भी हैं जो हुसैन इलाही साहब हैं, गुजरात से उनका ताल्लुक है, वो ओथ लेकर उसके बाद मुल्क में वापस नहीं आए। तो इन सबको मिलाकर 214 बनते हैं। लेकिन वो तो वोट नहीं दे सकेंगे तो फिर 213 होने चाहिए। वो अगर वापस आए या ना आए, मैं मतलब एक एक्सट्रीम की पोजीशन ले रहा हूँ। 214 बनते हैं और उन 214 में से मजीद 8 लोग मौलाना फजलुर रहमान के हैं, 6 बराह
दरख्वास्त हैं 2 मखसूस नशिस्तों पे हैं, और अगर ये मिल जाते हैं तो फिर 222 का ये नंबर बनता है, 224 आईनी तरमीम के लिए चाहिए। मज़ीद 2 लोग जो हैं वो PTI के इन्हें तोड़ने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका, मगर इसमें एक और अभी भी पॉसिबिलिटी वो ये है कि PTI के 8 लोग ऐसे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में भी शामिल नहीं हुए थे और PTI में भी नहीं हुए थे, इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं था। और इन लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो कि उमर अयूब साहब, उनके साथ बैरिस्टर गौहर साहब, और एक का ताल्लुक जो है वो KPK से है। ये 3 लोग किसी सूरत वोट दूसरी तरफ नहीं देंगे, लेकिन ये आज़ाद इसलिए हैं कि अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। उस वक्त इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात लड़ने थे। उसके अलावा 3 मजीद लोग हैं जो वो ये क्लेम करते हैं कि हमने ECP को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो एफिडेविट है वो दिया था, लेकिन हमारा एफिडेविट गुम कर दिया गया। और उनमें से एक और लोग है, शख्स हैं जिनका नाम ज़हूर कुरैशी है, खानेवाल से इलेक्शन जीत के आए हैं, आज़ाद जीते हैं। ज़ैन कुरैशी के कज़न और शाह महमूद कुरैशी के भांजे हैं, और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए मिलते हैं। तो बहरहाल ये 8 आज़ाद लोग अभी भी हैं। अब ये वोट करते हैं या नहीं करते, ये एक अलग सिचुएशन है। सेनेट का नंबर गेम मैं आपको बता देता हूँ, 56 का नंबर गेम है वफाकी हुकूमत के पास। 8 हैं, मज़ीद चाहिए 64 2/3 के लिए, जिनमें 5 मौलाना फजल रहमान के हैं, 3 ANP के हैं। तो मौलाना फजल रहमान और ANP को हर सूरत मिलना होगा इस आइनी तरमीम के लिए। उसके बाद भी मज़ीद 2 लोग जो हैं कौमी असम्बली में इस वक्त दरकार हैं। यानी आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये वजाहत आइनी तरमीम की अगर कोई नैया थी तो उसको डबो चुकी है, या कोई गुब्बारा था तो उसमें से हवा निकाल चुकी है। एक और अहम चीज़ ये है कि कल से क्लेम किया जा रहा था, कल शाम को इसी वक्त पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, और उन्हीं की लीगल टीम कह रही थी कि पूरे नहीं है, लाइन थी। खैर इस सारी सिचुएशन के बाद रात गए मौलाना फजल रहमान के घर, फिर मिन्नतें तरले करने के लिए हुकूमत गई है। अब मौलाना का स्टैंड जो है वो बहुत सारे लोग शायद उसको क्लियरली नहीं समझ रहे, जो मौलाना को अपने साथ समझ रहे हैं। मौलाना ने ये तो नहीं कहा कि मैं आइनी तरमीम में वोट करूंगा, उन्होंने ये कहा कि आइनी तरमीम आएगी, हम उस पर गौर करेंगे, फिर उनकी पार्टी बैठ के तय करेगी कि हमने वोट करना है या नहीं करना। और ऐन मुमकिन है जो सूरत हाल बन गई है, जिस तरह का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कुछ दिन पहले, उसके बाद वो उनकी पार्टी ये फैसला कर ले कि नहीं हम नहीं करने जा रहे, क्योंकि अदलिया की भी तो एक उन्होंने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब हम उस मुमकिना ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, अब हम सब हवा में बातें कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि मुमकिना ड्राफ्ट क्या हो सकता है, लेकिन इस तरफ ज़राए से कुछ खबरें आ रही हैं, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मेरे ख्याल में अगर उसमें आपके पास कुछ हो तो इजाफा कीजिएगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी है। चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील करके 5 जजेस का पैनल है, यानी कि अपनी मर्जी का बंदा है। और उसमें हाई कोर्ट में कोई एक फेडरल कोर्ट बनाने की तैयारी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद होगी। ये सिर्फ एपलेट कोर्ट के तौर पर काम करेगी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइनी केसेस के लिए फेडरल कोर्ट एक नई खड़े करने की तैयारी, और उसमें नए जजेस अपॉइंट होंगे, जस्टिस होंगे और उनके अपने जज होंगे, और वो आईनी कानूनी और एग्जैक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का एक पैरेलल जो सिस्टम है वो भी लाने की तैयारी की जा रही है। और अगर इस वक्त दावा किया जा रहा है कि गालबन कोई 1 दर्जन से ज़ायद जो तरामीम है वो इस वक्त उस जुडिशल इस्लाहात के नाम पर जो एक पैकेज है उसमें शामिल है। ये भी है कि हाई कोर्ट की जजेस की ट्रांसफर भी हो रोटेशन सकेगी। होगी। उसके अलावा जो ये तमाम तर बात वसीम कर रहे हैं, इसके अंदर छोटी छोटी, क्योंकि इस्लाहात ज़ाहिर लाएंगे, आइन के बहुत सारे मुतअद्दिद आर्टिकल्स हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी आयरनी ये भी है वसीम के तरमीम की बात सब कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती टीम है, ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर कानून, वो हर चीज़ से लाइल्म है, उनको पता ही नहीं है। तो ये तरमीम कहाँ से आ रही है? न तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस को पता है, और ना ही वजारत कानून को इस बात का पता है, क्योंकि ये आइनी तरमीम मैं खुल के बता देता हूँ कि इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और उन्होंने इस मुल्क के टॉप के कुछ वकला हैं जिनमें से एक का ताल्लुक लाहौर से है और एक का ताल्लुक कराची से है, उनकी सरपरस्ती में ये एक जुडिशल पैकेज जो है ये तैयार करवा रखा है, और ये गालबन बहुत अरसा कबल का है। और इसमें ना तो किसी, अब बदकिस्मती देखिए कि इस मुल्क में जिन लोगों ने वोट करना है, जिनका काम लेजिस्लेशन है, काबीना के लोगों को नहीं पता, हुकूमत के लोगों को नहीं पता, रेलिवेंट अटॉर्नी जनरल ऑफिस को छोड़ दीजिए, लॉ मिनिस्ट्री के लोगों को नहीं पता। गालबन मैं भी इस बात पे भी फश्योर हूँ कि आजम नज़ीर ताड़ साहब को भी नहीं पता होगा। पीडीएम ताड़ साहब ने खुद कैटेगोरिकली कल लाइल, और पीडीएम 1 की गवर्नमेंट थी, आखिरी दिनों में इन्होंने थोक के हिसाब से कानून साजी की थी, एक बिल आया था, और आजम नज़ीर ताड़ साहब ने वहां पर ईवान में खड़े होकर कहा कि इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि ये कानून साजी कहाँ से हुई। तो अब इसी बात पर मैं आपको गुज़श्ता रोज़ से कह रहा हूं कि अगर कोई आइनी तरमीम होगी तो वो स्ट्राइक डाउन होगी। मैं किन बुनियादों पे समझता हूं कि वो स्ट्राइक डाउन होगी आपके सामने रखता हूं। ट्राइकोटमी ऑफ पावर वो एक ईंट है जिसके ऊपर आपने अपने दस्तूर की पूरी एक इमारत कायम की है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर, इख्तियारात की तकसीम,
اس کا واضح اصول ہے کہ مقننہ جو ہے وہ صرف قانون سازی کرے گی, عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگی, وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی, اور ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائے گی. اب ٹرائیکوٹمی آف پاور کا جو بیسک ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا. تو اب اگر اس طرح کی ترمیم ہوتی ہے تو جو مقننہ ہے یعنی کہ پارلیمنٹ ہے وہ براہ راست عدلیہ میں مداخلت کر رہی ہے. پہلے نمبر پر عدلیہ کی مداخلت ہے, دوسرے نمبر پر یہ انڈیپینڈنس آف جو جوڈیشری ہے یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر ایک فنومینا جو ہے وہ پورے اس وقت جو دنیا ہے اس میں مانا جاتا ہے. اور ٹرائیکوٹمی آف پاور اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ دو بنیادی ڈاکٹرائن ہیں جن کو دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کے انڈر پھر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس آتے ہیں. یعنی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آئین کا آرٹیکل 10 سے فیئر ٹرائل نہیں ملے گا, یعنی کہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آئین کا آرٹیکل 10 وہ متاثر ہوگا, یعنی کہ اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو آئین کا آرٹیکل 17 یا جو بنیادی انسانی حقوق کے پریمبل, آئین کے پریمبل میں جو 8 سے 25 تک جو ہیں وہ سب متاثر ہوں گے. تو اب آپ ذرا مجھے بتا دیجئے 21ویں آئینی ترمیم آئی تھی اور اس میں پورے پارلیمان کا اس میں اتفاق تھا, وہ آئینی ترمیم آئی, اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ بندے بھی توڑے جا رہے ہیں, ڈیفیکشن بھی لگائی جا رہی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو بھی نہیں مانا گیا. پوری پارلیمان یکسو ہوئی اور انہوں نے دہشت گردی کے معاملے پر ایک 21ویں آئینی ترمیم کر دی. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ تھے, یہ دو لوگ ہیں تو آپ مکس نہیں کیا کریں. نمبر 1 یہ کہ اس وقت انہوں نے کیونکہ ملٹری کورٹس بنائے گئے تھے تو 21ویں آئینی ترمیم پر اپنا ایک اختلافی اقلیتی رائے انہوں نے لکھی تھی. دو لوگ ہیں, چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ایک الگ آدمی ہے اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ایک ٹوٹلی الگ آدمی ہے. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کہاں ہیں؟ ابھی میں آپ کو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کہاں ہیں؟ وہ 17 ستمبر 2023 کو گم ہو گئے تھے, لاپتہ ہو گئے. لاپتہ ہو گئے, یعنی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ لاپتہ ہو چکے ہیں, ان کا اب نام لاپتہ افراد کی فہرست میں جمع ہونا چاہیے. اسی وجہ سے وہ اپنا کیس نہیں لگا پا رہے, یہ بات آپ چھوڑیں. اس کے بعد یہ کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہوتے تھے انہوں نے لکھا 21ویں آئینی ترمیم میں ایک اقلیتی نوٹ, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے جو آئینی ترمیم کرنے کے بھی اختیارات ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں, بے لگام نہیں ہیں, اور آئین میں کوئی بھی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی جس میں آپ ایک نئی چیز ایسی انٹروڈیوس کروا رہے ہو جس سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں. اور وہ بنیادی انسانی حقوق تھے فوجی عدالتوں سے متعلق, لیکن اگر اس کو موجودہ کنٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی ایسی آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر مین جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ عدالتی اصلاحات کی ہے, لیکن ان عدالتی اصلاحات کے پیچھے ایک فرد کے لیے, ایک شخص کے لیے, اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور اس کو اس لیے فائدہ پہنچانے کے لیے کہ اس موجودہ نظام کا گارنٹر وہ ہے, اس موجودہ نظام کو چلنے دینے کے لیے وہ ضروری ہے, ناگزیر ہے. تو اس وجہ سے وہ آئینی ترامیم لائی جا رہی ہے جن کو حکومت مان نہیں رہی, اور اس بدنیتی کی بنیاد پر جب بھی یہ چیلنج ہوئی تو یہی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا لکھا گیا نوٹ ہو سکتا ہے کہ جیسے اکثر فیصلوں میں ہم دیکھتے ہیں اقلیتی نوٹ اکثریتی فیصلہ بنتا ہے وہ بن جائے, اور جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ آیا اس کے اندر مستقبل کے یعنی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے علاوہ وہ تمام ججز ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے جو کہ اس آئینی ترمیم سے متاثرہ ہوں گے. تو آخر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا جاؤں کہ یہ آئینی ترمیم چاہے جس طریقے سے ہو, ایون کہ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کا ساتھ دے دے اور بڑی خوش اسلوبی سے یہ آئینی ترمیم ہو جائے, تو یہ پہلے نمبر پہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کے کانسیپٹ کے خلاف ہے, دوسرے نمبر پہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے, تیسرے نمبر پہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, اور اس کے بعد یہ جو چھوٹی چھوٹی بے ضابطگیاں, ڈیفیکشن اور باقی معاملات وہ تو ہیں سو ہیں. لہٰذا یہ مجھے پارلیمان کی آئینی ترمیم کسی صورت بھی سسٹینڈ ہوتی نظر نہیں آ رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان اسے اڑا کے رکھ دے گی. اور آخر میں تھوڑی سی اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ جو پی سی او کے تحت جن ججز نے حلف اٹھا رکھا تھا ان کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے جب وکیل تھے. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ پی سی او کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا تھا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے وہ 5 ججز بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے جب اپنا عہدہ کھو دیا تھا تو پھر بینیفیشری نکلے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ, براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگائے گئے تھے. تو جو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز ہیں ان کو تو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بڑا برا بھلا کہتے ہیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھ کے, لیکن اس طرح کی آئینی ترمیم ہوئی اور اس میں اس ملک کا جو بھی جج ہوگا اس نے اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. یہ میری ذاتی رائے ہے.
کہ وہ پھر PCO کے تحت حلف اٹھانے والے جج سے بھی بدتر ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, اور میں صرف ان کی بات میں ایڈ کری تھی لیکن انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس اجازت دیجیے, کافی وقت لے لیا. اللہ حافظ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.